साल 2020। भानु केवट, उम्र 24 साल। पास कहीं एक दांत के डॉक्टर के पास सहायक के रूप में काम करती थी। हर दिन वो 10 बजे से 9 बजे तक काम करती थी और पास में ही घर था, इसलिए वो बीच में एक लंच ब्रेक करने के लिए घर आती थी। 14 दिसंबर 2020 को भी यही हुआ। वो लंच करने आई, लेकिन शाम के बाद कभी लौट के नहीं आई। लंच करने आई, लेकिन शाम के बाद वो घर वापस नहीं आई। और अगले दिन से हर दिन उसका सिर्फ एक मैसेज आता था। उसकी चैटिंग स्टार्ट हो गई। चैट पे बातें होती थी, हाल चाल पूछी जाती थी, लेकिन वापस कॉल करने पे कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। ना वो कभी बात करती थी, ना अपनी जगह बताती थी। अगर जवाब आता था तो वह सिर्फ और सिर्फ मैसेज। सोचो आखिर क्या हुआ था भानु के साथ? क्या वो जिंदा थी या नहीं थी? और अगर जिंदा थी वो तो वो किस हालात में थी? आखिर क्यों सिर्फ मैसेज आ रहा था? वो ना बात कर रही थी, ना वो अपनी जगह का लोकेशंस बता रही थी। आखिर क्या हुआ था भानु के साथ? तो नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं संडे क्राइम फाइल्स। ये मामला है मध्य प्रदेश का सतना का, जहां पे राम नरेश की फैमिली, राम नरेश केवट और रुक्मणी केवट की फैमिली, जिसमें 4 बेटियां थी और 1 बेटा, जिसमें से दूसरे नंबर पे भानु केवट थी, जिसे पढ़ाई लिखाई का भी बहुत शौक था। चूंकि फाइनेंशियल हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए भानु ने इस बात का फैसला किया उसे लॉ की पढ़ाई करनी थी। तो लॉ की पढ़ाई के साथ साथ पता चला कि पास कहीं क्लिनिक में एक वैकेंसी आई है जॉब की, और जिसमें सहायक का काम करना है। तो रुक्मणी ने अपने घर में इस बात का डिस्कस किया और पास होने के कारण घर से भी आसानी से उसे इजाज़त मिल गई क्लिनिक में काम करने के लिए। रुक्मणी डॉक्टर आशुतोष, जो कि एक दंत के चिकित्सक थे, दांतों के डॉक्टर थे, जिसके पास काम करना शुरू कर दी। और देखते ही देखते वो पहले तो सिर्फ रिसेप्शनिस्ट का जॉब के लिए गई थी, लेकिन देखते ही देखते वो टैलेंट को इतना ज़्यादा निखार ली कि वो अब डॉक्टर के साथ जो है हर चीज़ में हाथ बटाने लग गई और वो रिसेप्शनिस्ट के साथ नर्स का भी काम संभालने लग गई। हर दिन चलता गया। वो 10 बजे से 9 बजे तक काम करती थी। कई एक बार लेट हो जाता था तो डॉक्टर खुद अपनी गाड़ी से घर छोड़ने के लिए आते थे। मामला ऐसा ही चलता गया और वो साथ में लॉ की पढ़ाई भी कर रही थी। और घर पास होने के कारण वो हर दिन 2 से 4 के बीच में एक बार वो घर आ जाती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, उसकी प्रमोशन भी हो गई थी। लेकिन 14 दिसंबर 2020 हर दिन की तरह वो 4 बजे घर आई और खाना खा के चली गई। लेकिन जब 9 बजा तो उसकी कोई खबर नहीं आई। 9 बजे के बाद उसका फ़ोन भी रिस्पॉन्स देना बंद हो गया। फ़ोन पे रिंग जा ही नहीं रहा था, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही थी। भानु की फैमिली काफ़ी परेशान हो गई। वो इधर उधर रिश्तेदारों को कॉल की, और इतना ही नहीं, वो पास के थाने में भी इंक्वायरी करने गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला। इसी बीच डॉक्टर का कॉल आया, डॉक्टर आशुतोष का। डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि भानु बिल्कुल ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के भानु की फैमिली में जान आई और काफ़ी राहत हो गई। दिन गुजर गया। अगले दिन डॉक्टर आशुतोष भानु के घर आए और बताए कि मुझे भानु ने भेजा है और वो बताई है कि उसका काफ़ी अच्छे जगह जॉब लग गया है और वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका फ़ोन ख़राब हो गया है, आप एक फ़ोन दे दीजिए। चूँकि उसका फ़ोन वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए आप कॉल कर रहे हैं तो कॉल उसका लग नहीं रहा है। और ये बोलने के बाद भानु की फैमिली ने एक नया फ़ोन लाके डॉक्टर को दे दिया। इसके बाद अगले दिन से मैसेज चैटिंग पे बात होना शुरू हो गया। हर दिन हालचाल पूछी जाती थी। उसके बहन के पास मैसेज आती थी, पापा खाना खा लिए हैं, तुम पापा का ख्याल रखना, मम्मी का ख्याल रखना, मम्मी ने खाना खाया या नहीं खाया, मैंने भी खाना खा लिया, यहाँ सब चीज़ अच्छा है, मैं आऊँगी, लेकिन अभी कुछ मैं पैसे कमा लूँ, कुछ और काम कर लूँ, मैं जहाँ पे हूँ बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे मुझे काम मिल गया, बहुत अच्छा काम मिल गया,
इस तरीके की बातें होने लग गई। भानु की बहन ने अपने फैमिली वाले को बताती है कि भानु बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल खुश है और मेरी उससे बात हो गई है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सिलसिला लगभग 1.5 महीने तक चलता गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस 1.5 महीने में एक बार भी भानु से कोई बात नहीं हुई। अगर हुई तो वो सिर्फ मैसेज, किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई। इसी बीच डॉक्टर आशुतोष भानु के घर आते हैं और बताते हैं कि भानु का प्रमोशन हो गया है, अब वो काफ़ी खुश है और काफ़ी अच्छे हालात में है। ये बात सुन के भानु के फादर राम नरेश ये पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ है, कैसी हालात में है, मुझे उससे मिलना है, आप मुझे उसका एड्रेस दीजिए। ये बात सुन के डॉक्टर आशुतोष ये बताते हैं कि वो मुझे मना की है उसके बारे में बताने के लिए, क्योंकि वो चाहती है कि उसके पास कुछ पैसे सेव हो जाएं, वो और भी अच्छे हालात में पहुंच जाए, तब वो आके आप लोगों को सरप्राइज देगी, वो आप लोगों से मिलेगी, और इसलिए वो मुझे मना की है अपने बारे में बताने के लिए। ये बात सुन के आखिर राम नरेश तो काफ़ी हद तक कन्विंस हो गए। लेकिन माँ रुक्मणी, माँ तो आखिर माँ होती है, माँ को कहीं ना कहीं शक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मैसेज कर रही है, वो सब चीज़ कर रही है, लेकिन वो बात नहीं कर रही है। मेरी बेटी आखिर मुझसे इतने महीने दूर कैसे रह गई। ये बात सोचने के बाद घर में एक चर्चा का विषय बना कि आखिर कुछ तो अंदेशा है, आखिर कुछ तो हुआ है, मुझे कुछ डाउट लग रहा है, कुछ बात तो हुई है, कुछ तो अनहोनी हुई है। ये बात सुन के भानु की फैमिली ने इस बात का फैसला लिया कि वो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन फाइल करेंगे, और ऐसा हुआ। अगले दिन जाके उन्होंने एक कंप्लेन फाइल किया। कंप्लेन करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले डॉक्टर आशुतोष को पूछताछ के लिए बुलाया। डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि भानु, जो कि कोविड से पहले हमारे क्लिनिक में ज्वाइन की थी, उसके बाद कोविड आ गया, 22 मार्च को बंद हो गया था। उसके बाद जो है, उसके बाद फिर वो अगस्त से ज्वाइन की थी, और अगस्त में ज्वाइन करने के बाद वो काफ़ी अनटाइमली थी। मतलब एक तो वो टाइम पे आती नहीं थी और बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिबल थी, उसका रवैया ठीक नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था। डॉक्टर आशुतोष बताते हैं, भानु ने बताई कि उसका शादी ठीक हुआ है ब्रह्मेश से, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। उसके विरोध करने के बाद उसका मंगेतर ब्रह्मेश और भाई सागर काफ़ी परेशान करने लगा था, काफ़ी टॉर्चर करने लगा था। ये बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसका कहना था कि वो घर जाना नहीं चाहती थी, वो घर से दूर रहना चाहती थी, और वो काफ़ी परेशान रहती थी, और इसलिए उसका काम में मन नहीं लगता था। वो काफ़ी इरिस्पॉन्सिबल हो गई थी, उसका टाइम पे आना जाना नहीं था, और उसके बाद वो जॉब चेंज कर दी। उसके बाद से मेरी कोई कांटेक्ट नहीं हुई है। ये बात बोल के डॉक्टर आशुतोष ने बहुत ही आसानी से अपने पल्ले झाड़ लिया। लेकिन माँ रुक्मणी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई डॉक्टर आशुतोष की ये दोहरा रवैया देखकर। अब वो उसे कंफर्म हो गया था कि कुछ न कुछ तो हादसा हो चुका है, कुछ न कुछ तो बात हुई है। अब इतने परेशान होने के बाद वो काफ़ी पुलिस स्टेशन का चक्कर काटी, लेकिन कुछ मामला आगे बढ़ता नहीं दिख रहा था, कुछ इन्वेस्टिगेशन में आगे तेजी नहीं आ रही थी। ये देख के रुक्मणी ने एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में कॉल डायल की और वहाँ से उसने हेल्प मांगी। अब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के पास कंप्लेन जाने के बाद इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर के पास काफ़ी सारा प्रेशर आ गया, और वहाँ से ये बात पूछने लगा कि भाई इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या चल रहा है। और ये प्रेशर के बाद इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर ने फिर से दोबारा री इन्वेस्टिगेशन चालू किया, और जो कि डॉक्टर आशुतोष को वापस थाने बुलाया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू किया गया। उसे बैठाकर और एक सामने में एक डर का माहौल बनाया गया, एक एक्टिंग किया गया। वहाँ पे कुछ लोगों को सामने में टॉर्चर किया जा रहा था, 3rd डिग्री दिया जा रहा था, और डॉक्टर के सामने एक पुलिस वाला बैठ के उसे बोला कि तुम भी सच बता दो क्या हुआ है, वरना अगली बारी तुम्हारी है।
ये जिस तरीके से इन लोगों की धुलाई हो रही है, तुम्हारी भी धुलाई कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये सुनकर डॉक्टर काफी परेशान हो गया और वो देख के तो बिल्कुल आपा खो दिया। वो तुरंत बोला कि भानु अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर इन्वेस्टिगेशन टीम और भी ज्यादा परेशान हो गई कि ये क्या बात हुई। पहले तो ये आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा था, ये कुछ और कह रहा था, अब बोल रहा है कि वो मर गई है और मैंने उसे मार दिया। और ये भी बिना 3rd डिग्री दिए हुए, बिना टॉर्चर किए हुए कैसे इतनी आसानी से बोल दिया। पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि कुछ न कुछ तो बात और भी है। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ चालू किया। इसके बाद डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि ये सच है कि मैंने उसे मार दिया है और उसकी लाश मैंने दफना दिया है और उसके ऊपर मैंने एक कुत्ते की लाश को भी दफनाया है। पुलिस और ज़्यादा परेशान हो गई कि ये क्यों बार बार अपनी बयान पलट रहा है। कभी ये बोल रहा है कि मैंने दफना दिया है, कभी बोल रहा है कि उसके ऊपर मैंने कुत्ता दफनाया है। उसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने इस बात को कंफर्म करने के लिए उसके बताए गए पते पे उसे ले जाती है और वहाँ पे बताए गए जगह को खुदाई करवाती है। खुदाई के बाद पहले एक कुत्ते की डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद डॉक्टर इशारा करके बताता है कि इसे और ज़्यादा नीचे खुदाई करो, नीचे में तुम्हें भानु की बॉडी मिल जाएगी। ये देखते ही भानु के घर वाले भी वहाँ आसपास पहुँच जाते हैं उस सीन को देखने के लिए। और वहाँ पे खुदाई के बाद काफ़ी ज़्यादा सड़ी गली हालात में एक बॉडी नज़र आती है जिसके गले पे दुपट्टा बंधा हुआ होता है। और चूँकि महीनों बीत चुके थे और काफ़ी सारा नमक डाला हुआ था साइड में, इस वजह से बॉडी काफ़ी तेज़ी से गल गई थी, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। लेकिन उसकी पहचान होने में दुपट्टा जो कि गले से लटका हुआ था, वो दुपट्टा से पहचान हो गया कि ये कोई और नहीं, ये भानु है। अब डॉक्टर आशुतोष से पूछताछ के बाद पता चला, डॉक्टर आशुतोष ने बताया भानु काफ़ी करीब आ गई थी और उससे डॉक्टर का अफेयर चल रहा था। इधर भानु के पास घर वाले का प्रेशर आ रहा था शादी करने के लिए और ये सुन के भानु डॉक्टर के ऊपर प्रेशर डाल रही थी शादी करने के लिए। और इसी बकझक में डॉक्टर के हाथ से दुपट्टा खींचा गया और भानु जाके गिर गई और गिरने के बाद वो बेहोशी की हालत में आ गई। और डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया, उसे लगा कि ये मेरे ऊपर भारी पड़ने वाली है, इसलिए उसने बड़ा ही बुद्धिमानी तरीके से उसने दुपट्टा को, चूंकि उसने हाथ नहीं लगाया कि मेरा फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड हो जाएगा, इस वजह से उसने उसके दुपट्टा को खींच के उसका गला दबा दिया और एक बोरे में भर के क्लिनिक के पास ही रख दिया गया। अगले दिन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो अपना क्लिनिक आया, सारे पेशेंट को देखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कोई हादसा ही ना हुआ हो, और पास में एक बोरे में एक डेड बॉडी पड़ी थी। अगले दिन बहुत ही चालाकी से डॉक्टर ने बाजार गया और नमक का बोरी खरीदा और कुछ लेबर को बुला के उसने गड्ढा करवाया, ये बोलकर कि मेरा सीवर जाम हो रहा है, इसमें पानी मुझे जमा करना है। इस टाइप के कुछ झूठे बहाने बना के उसने गड्ढा करवा लिया। और जब मार्केट जा रहा था नमक लाने के लिए, उसी बीच उसे रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई दिया। उसने उस कुत्ते को भी ले आया और बॉडी को दफना दिया और साइड में काफ़ी सारा नमक दे दिया गया ताकि बॉडी जल्दी से गल जाए। और उसके ऊपर उसने कुत्ते की बॉडी को डाल दिया कि अगर कभी इसमें जांच पड़ताल भी हुआ तो ऊपर में कुत्ता मिलेगा, ये सोच के आगे इन्वेस्टिगेशंस होगी ही नहीं, लोग यहीं से वापस लौट के चले जाएंगे। उसने काफ़ी दिमाग लगाया और ऐसा सोचकर उसने इस घटने को अंजाम दिया। और किस तरीके से इसने षड्यंत्र को बनाया कि फैमिली को चकमा दिया कि मैसेज करने का, जबकि वो मैसेज कोई और नहीं कर रहा था, वो मैसेज डॉक्टर ही कर रहा था। उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश होने के बाद डॉक्टर बहुत ही सफाई से अपने सारे बयान से मुकर गया। डॉक्टर आशुतोष ने अदालत में बताया कि पुलिस बिल्कुल झूठ बोल रही है, उसकी बात बिल्कुल बेबुनियाद है। बल्कि उसने यहाँ तक कहा कि इसमें से एक पुलिस वाला मेरे पास दांत का ट्रीटमेंट कराने आया था, जो कि मैंने पैसा मांगा तो पैसा दिया नहीं और वो नाराज होकर चला गया और इसलिए ये मनगढ़ंत कहानी हमारे ऊपर डाल रहा है। इस टाइप की बातें बता दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था।
इन्वेस्टिगेशंस में सारी सबूत मिल गई। जो फ़ोन एक रेलवे पटरी के बाहर फेंका हुआ था वहां से बरामद किया गया। पूरी सबूत जो है उसके खिलाफ मिल गई और ये सारे सबूतों के आधार पे अदालत ने इसे उम्र कैद की सजा सुना दिया। तो ये थी भानु की कहानी। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमेशा इस टाइप के खबरों से आप रूबरू हो सकें। नमस्कार।